मॉर्निंग सभी साथियों को। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज है हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक डे का डे नंबर 2। हमने अपनी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन चालू की है पॉलिटी से और आज इसका दूसरा दिन है। आज के जो मेरे टारगेट्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम चालू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज के जो मेजर टारगेट्स हैं वो है सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करना है, जो थोड़ा सा कल बाकी रह गया था। उसके बाद डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक चैप्टर है वो कंप्लीट करना है, आर्टिकल 368। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो कल मैं भूल गया था PYQs करना, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, उन सब के हमको PYQs भी साथ के साथ करते चल रहे हैं। तो आज कल के जो टॉपिक्स थे ये सारे टॉपिक्स, और आज के जो टॉपिक्स होंगे वो उन सब के एंड में हमको आज PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आर्टिकल्स को आप सीधे यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स आपको एक अवेयर सिटीजन बनने में भी मदद करते हैं कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो, क्या क्या राइट्स हैं हमारे। तो फंडामेंटल राइट्स में लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए आपको जो चीज़ें याद रखनी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी केस लॉज हैं वो सब आपको याद हों। दूसरी बात, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मोटा मोटी आपको सारे याद होने चाहिए, उनके अंदर जो सब क्लॉज हैं वो आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं इनके बारे में वो आपको याद होने चाहिए। आप उनकी नोट्स बना लीजिए, कुछ भी करिए, बट आपको एट द एंड आपको याद होने चाहिए। तो जैसे ही अपन लक्ष्मीकांत उठाते हैं तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कुछ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं ओनली, कुछ जो है जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं, ये कुछ सबको मिले हुए हैं। इसमें सिटीजन के साथ साथ हमारे कंपनीज़ हो गई, कॉरपोरेट्स हो गए, उनको सबको मिले हुए हैं। साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं इन दी कोर्ट। आप इनको लेके सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये उसका मूल क्षेत्राधिकार है, उसको आपकी रिट लेनी पड़ती है। ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 से आपको मिलता है। एक फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हुए आप याद रखिएगा कि जो कुछ एंड के आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, जैसे आर्टिकल 31 है, 31 के अंदर 31B, C, A, 32 तो पढ़ते ही ये लोग, 33, 34 और 35 पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन पे अपन फोकस नहीं करते हैं, बट यूपीएससी कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए 31 ABC के बारे में जितने भी केस लॉज हुए हैं। शंकरी प्रसाद वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद गोलकनाथ का जो मामला हुआ, उसके बाद केशवानंद भारती में क्या जजमेंट आया, उसके बाद मिनर्वा मिल्स में क्या क्या बोला गया, उसके बाद कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती हैं, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स की वजह से निकला है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या जो विवाद हुआ था उसके बारे में क्या है, कौन सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है या डीपीएसपी सुप्रीम है। ये सब चीज़ें आपको वर्ड बाई वर्ड आपको याद होनी चाहिए, सारे केस लॉज आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके जो अपवाद दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए वर्ड बाई वर्ड, क्योंकि एक्सेप्शन से आपको पता चलता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि सबको पता रहता है कि ये मेरे राइट्स जरूर हैं, बट इनको कम करने वाले जो एक्सेप्शंस है, जैसे आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 में का जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 361, जहाँ जो राष्ट्रपति और गवर्नर को जो एग्जेम्पशन दिए हुए हैं, उनको जो प्रिविलेज दिए हुए हैं वो दिए गए हैं। फिर आर्टिकल 361A, उसके साथ आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, जो MLAs MPs को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में। 194 है जो राज्यों के बारे में है। उसके साथ ही साथ 31C जहाँ भी लगता है वहाँ आर्टिकल 14 हट जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि 39B और C जहाँ लगते हैं वहाँ 14, 19 और 21 के आधार पर हम फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स ऐसा चैप्टर है कि पढ़ने में आपको मज़ा आता है, क्योंकि सीधे आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है कि आपको पता है कि मेरे को राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, कैसे रिजर्वेशन वाले जो आर्टिकल्स है वो वर्क करते हैं, अनटचेबिलिटी का पता है आपको सारा, कि उनमें कितने लॉज बने हुए हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉज बनाए। जैसे आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, बट डिफाइन नहीं करने की वजह से ऐसा नहीं कि वो आपको मिलेगा नहीं। इसमें लागू करने का एक जो प्रोसेस वो है कि पार्लियामेंट इनके ऊपर एक लॉज बनाती है। जैसे अनटचेबिलिटी रूल है, SC ST जो एक्ट लेके आए थे 1989 में,
वो उस आर्टिकल को एनफोर्सेबल बनाते हैं। जब आप आर्टिकल 15-16 पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान यानी कि रेजिडेंस को आर्टिकल 16 में दिया हुआ रेजिडेंस, जन्म स्थान के आधार पर 15 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंस किस आर्टिकल में है, 15 में है कि 16 में है, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आजकल एलिमिनेशन वगैरह सारा खत्म हो चुका है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए वर्डिंग का मतलब। एक आप जरूर से ध्यान रखिए, आर्टिकल 32 में जो रिट दी हुई हैं वो आपको एकदम याद होनी चाहिए। वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। आप एक बार उनके नोट्स बना लिए, एक बार कहीं वीडियो देख के समझ लीजिए कि क्या है उनके अंदर, तो वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्योंकि कभी मैंडमस से, कभी किसी चीज़ से आपके क्वेश्चन आता ही है पक्का, तो वो आपके एकदम से कंठस्थ होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। चलो आखिरकार फंडामेंटल राइट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2.5 से 3 घंटे पढ़ने के बाद फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुए हैं। सभी जानते हैं कि कितना लेंथी चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो इसको इतना टाइम देना तो बनता ही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक DPSP पे। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, तो हम जल्दी से पूरा करने ट्राई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। DPSP आप जब भी पढ़ रहे हैं, वही आपको काम करना है सबसे पहले कि वर्ड बाय वर्ड हर एक आर्टिकल के बारे में आपको याद होना चाहिए कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 38A में 38A कैसे जोड़ा गया था, उसके अंदर कैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसके अंदर चेंजेस किए गए थे, तो एक वर्डिंग जोड़ी गई थी। उसके बाद 39, फिर 39A, 39B है, 39C है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके द्वारा इनको जोड़ा गया, 42nd के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। फिर 40 के अंदर पंचायतें आपको पता होना चाहिए। 41 के अंदर आपको याद होना चाहिए कि 3 आपको राइट्स दिए गए हैं, राइट टू वेजेस, राइट टू लिवलीहुड और राइट टू एजुकेशन। ये 41 के अंदर दिए गए, ये आपको याद होने चाहिए। 42 के अंदर जो महिलाओं से रिलेटेड, मैटरनिटी से रिलेटेड जो वेलफेयर वाली चीज़ें हैं वो 42 के अंदर। 43 के अंदर जो लिविंग वेजेस वाली चीज़ें हैं, 43A के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं और उनकी जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनमें उनका क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। फिर आपको 43B पता होना चाहिए कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है। उसके साथ अपन चलें 44 में आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपको वर्ड बाय वर्ड आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। एक DPS में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि DPSP एनफोर्सेबल नहीं है कोड के अंदर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, कई बार पूछा हुआ है। PYQs आप उठा के देखेंगे तो कई बार पूछे हुए हैं। एक आप ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे, जैसे गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, ये केस आपको ध्यान रखने हैं। ये रिलेटेड है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के अंदर जो कंट्रोवर्सी होती है कि कौन सुप्रीम है, उस बारे में ये जो हुई थी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखने हैं, 24th 25th जो अमेंडमेंट हुए थे, कैसे उनसे चेंजेस आया है, कैसे आर्टिकल 39B-C कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे सुप्रीम हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, वो आपको याद रखना है कि किन केसेस में। बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे आया था वो आपको याद रखना है। तो DPSP आपको ओवरऑल आपको याद होना चाहिए। ये भी आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा मेंस के अंदर। वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस लॉज याद रखने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि वर्ड बाय वर्ड अपन कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप कोशिश करेंगे तो जरूर से होएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेम चीज़ है, वही फॉलो करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको 1 से लेकर 11 तक पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन और रेडीमेड कंक्लूजन आपके मेंस के आंसर के लिए। ये मत भूलेगा कि आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं तो केवल प्रीलिम्स की करना है। ये आपके रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए। आप इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में याद करिए, बट आपको याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 51A का सब क्लॉज जी का मतलब है ग्रीन एनवायरनमेंट। अब यानी कि हमको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, ये हमको याद रखना है। ABCD करके आप ऐसे याद रखिए। जैसे A से एंथम यानी कि नेशनल जो एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद B से अगर आप चलेंगे तो B से मतलब बापू जी का मतलब है गांधी जी मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमको जानना है, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जान के अपना जो इंटरनल एम्पावरमेंट हमको अपना करना है। तो ऐसे करके आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में एक चीज़ और जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, वो 42nd अमेंडमेंट। तीसरी चीज़ कि किस कंट्री से उठाए हैं, हमने उठाए इनको रशिया से। जी आपको पूरा ओवरऑल याद होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में।
आपको जब भी यहाँ लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको मायूस नहीं होना है। उसके नोट्स बना लीजिए, बार बार उसको याद करने का ट्राई करिए, क्योंकि पॉलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी ही, कि जैसे आर्टिकल्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे ही, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आपको याद होने चाहिए क्योंकि और लोगों को याद है। आपको पीछे नहीं रहना है, तो याद करने की पूरी से ट्राई करिए। तो हमारे दूसरा जो टास्क था DPSP वो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टास्क फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बाकी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स होता है वो वाला चैप्टर, बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर, इनको भी अब जल्दी से निपटाते हैं और पॉलिटी का जो टास्क है वो कंप्लीट करके PYQs पर अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, इसके बारे में जो आपको याद रखना है या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो पहली बात आपको याद ही रखनी है कि 3 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, दूसरा जो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, तीसरा जहाँ स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो स्टेट्स हैं, आधा स्टेट उसके अंदर अपना अनुमोदन दे रहा हो, अपने जो परमिशन देते हों, वो ज़रूरी है। ये 3 टाइप के अमेंडमेंट्स हम पढ़ते हैं। इनमें जो ध्यान आपको रखने वाली चीज़ें है कि जो सिंपल मेजोरिटी है उसके अंदर कौन कौन से लॉज हैं, यानी जो सिंपल मेजोरिटी है उसके अंदर जो लिस्टिंग दी हुई है लक्ष्मीकांत में, वो आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आधे राज्यों की जहाँ परमिशन ज़रूरत है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो सिंपल मेजोरिटी काम करती है वो है संसद, यानी कि पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करना है तो उसमें जो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस कर सकती है। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट हाँ, ये सिंपल मेजोरिटी से है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हम न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और जो बाउंड्रीज में जो हम चेंजेस करते हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से होती है। कुछ ऐसे जहाँ आपका माइंड काम नहीं कर सकता है कि यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी क्या है, यहाँ तो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस वहाँ है, वो आपको जरूर से याद होनी चाहिए। जहाँ आप खुद का दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये तो हो ही सकता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। आर्टिकल 368 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं, जहाँ जैसे आर्टिकल 368 और 13 के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मेजरमेंट दिया था कि 13 के अंदर जो भी अमेंडमेंट करते हैं वो 368 का पार्ट है, वो भी लॉज हैं, उनके अंदर आप ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो आपको कौन से केस में कहा था, गोलकनाथ मामले में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट हो गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए सारा। बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो चैप्टर है उसके अंदर जो बेसिक थिंग आपको ध्यान रखनी है वो है कोई केस लॉस, क्योंकि जैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो जो आप पहले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ के आए हैं वही केस लॉस आपको बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। एक इंटरप्रिटेशन ये है बेसिक स्ट्रक्चर की कि कौन कौन से प्रोविजंस या कौन कौन से आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे समझिए, जैसे रूल ऑफ लॉ है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे आर्टिकल 13 है, 32 है, ये जो ऐसे प्रोविजंस है वो आपको याद होने चाहिए, वही इसके अंदर लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, तो वो हमें पूरे याद होने चाहिए। तो फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट, बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट, जो हमारे मेन टॉपिक थे आज के, जो हमारे गोल्स थे वो आज सारे पॉलिटी के सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी PYQs करना इन सभी टॉपिक्स पे, तो टॉपिक्स वाइज PYQs चालू करते हैं। PYQ का जो इम्पोर्टेंस है वो सभी लोग जानते ही हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है PYQs, तो इनको इग्नोर नहीं करें। UPSC के साथ साथ जो CDS है, जियो साइंटिस्ट है, NDA है, उनसे भी आप जो पॉलिटी के PYQs हैं वो ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। लक्ष्मीकांत को पूरा तरीके से रट डालना है, इसमें कोई भी कोताहत नहीं करनी है, कोई भी आपको आलस नहीं लाना है, क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत से कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमको ये गोल लेके चलना है और अपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक डे के अंदर आप जितने भी हम अपने गोल्स लेके चल रहे हैं उनको पूरा जरूर से करेंगे और प्रीलिम्स को जरूर से पास करेंगे। अब अपने टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद मैं PYQs चालू मैंने किए। PYQs के अंदर जो मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल मैंने खोजी जिसके अंदर एक कंपाइलेशन मुझे मिले पॉलिटी का टॉपिक वाइज, तो वो मुझे मिल गई फोरम आई, इसकी PYQ जो वर्क बुक है वो मैंने डाउनलोड कर ली है। इसके अंदर क्या है जो खास बात मुझे लगी, इसके अंदर UPSC के साथ साथ CDS CAPF के क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको एक नया नज़रिया देते हैं, क्योंकि UPSC के जितने PYQs हैं वो कहीं ना कहीं आपने सॉल्व किए हुए हैं तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। बस CDS और CAPF के आपको थोड़ा सा नज़रिया आपको अलग मिलेगा, उनको भी सॉल्व करिएगा। केवल UPSC के नहीं, CDS CAPF और जियो साइंटिस्ट, इनके PYQs भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो आपको साथ के साथ लेके चलना है।
PYQs के अंदर अगर आपको कोई भी नई चीज़ मिलती है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आपको अब क्या करना है, क्योंकि पहले जो PYQs आते उनके अंदर जो ऑप्शंस हमको मिलते थे वो 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके मिलते हैं, लेकिन अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 पेयर 2 पेयर। एक काम करिएगा कि जब भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं उसके अंदर ऑप्शंस को आप हाइड करते हैं, उनको छुपा लें। उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए, एलिमिनेशन करने की ट्राई मत करिए। उन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आंसर निकालिए। जो भी स्टेटमेंट आपको नहीं आता है वापस लक्ष्मीकांत में जाइए, उसको सॉल्व करिए, उसको पढ़िए कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज करिए, फिर आके आंसर दीजिए। आपको पुराने जो ऑप्शंस हैं उनसे PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नए जो ऑप्शंस इवॉल्व हुए हैं उनके बेसिस पे आपको PYQ सॉल्व करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पुराने से चले तो उनमें तो एलिमिनेशन लगता था इजीली, यहाँ एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगा। जो नए वाले ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने PYQ सॉल्व करना है, या जितने भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उसको उसी अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। तो आलस्य मत दिखाइएगा PYQ सॉल्व करने के लिए, ज़रूर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये आपका माइंडसेट आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करेंगे, आपको एक आइडिया देंगे कैसे क्वेश्चन UPSC पूछता है, उसी हिसाब से चलना है आपको। PYQs के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना CSET वाला सेक्शन। CSET को इग्नोर नहीं करना है, रात में 2 घंटे CSET के लिए निकालिए, चाहे आपके दिन के टारगेट्स GS के पूरे होते हों नहीं होते हों, ट्राई करिए पूरे हो जाएं, बट एक आध रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट CSET को इग्नोर मत करिएगा। भले ही आप GS के लिए जितने भी अच्छा पढ़ लें, जितना भी उसके अंदर 150 तक स्कोर हो जाए, अगर CSET पर नंबर नहीं आए ना तो बाहर हो जाओगे, ये ध्यान रखना। CSET को इग्नोर नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, CSET के लिए अच्छे वीडियो ढूंढने हैं। जिनको भी क्वांट में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, यूट्यूब से वीडियोस निकालिए, चाहे कोई कोर्स खरीदिए, लेकिन उनको सॉल्व करिए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि CSET अब हवा का खेल नहीं है। कैट लेवल पर CSET पहुँच चुका है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए। CSET के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बार बार कह रहा हूँ इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे, कई एस्पिरेंट्स, हमारे कई साथी CSET की वजह से फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देता है। आपके ऊपर एक सेल्फ डाउट खड़ा करता है कि यार CSET ही हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाइंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए CSET को ज़रूर से साथ ही साथ लेके चलिए। अभी जनवरी है, 4-5 महीने आपको CSET दम लगा के पढ़ना है और प्रीलिम्स को क्लियर करना है। कि ऑलमोस्ट 100% जो हमारे टारगेट्स मैंने बनाए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स हमें लिए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही PYQs जो हमने टारगेट बनाया था कि हम सारे टॉपिक्स से कवर कर लेंगे, जो कल वाले थे और आज भी हैं, वो उतना नहीं हो पाए हैं, क्योंकि PYQs कुछ ज़्यादा थे। और जो UPSC की PYQs के साथ साथ मैंने CDS CAPF की PYQs भी ट्राई किए, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स उनमें से रह गए, तो वो हम कल कवर कर लेंगे। बट PYQs भी करना इंपॉर्टेंट है, तो वो किए भी हैं। साथ ही साथ CSET का भी कवर हो गया। तो आज के जो टारगेट्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट डन है। तो हमारा दूसरा दिन भी थोड़ा अच्छा रहा है आज भी। इस कंटिन्यूटी को हमको मेंटेन करना है अगले दिन के लिए भी। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह मेहनत कर रहे होंगे, अपने जो टारगेट्स हैं आपके जो गोल्स हैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और प्रीलिम्स को अच्छे से निकालेंगे। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपने दूसरी वीडियो में। हम मिलते हैं कल। इसी साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बनाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।